Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel Learn to Teach. So today we are going to do school management and leadership के most important questions. B.Ed semester 3 पेपर 1 कानपुर यूनिवर्सिटी। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा दीजिए, तो मैं यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैंने ऑल द टॉपिक्स को ऑलमोस्ट कवर किया है कि उससे इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे आप उसको ईजिली लिख पाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है और बस कंसाइज वे में बनाया है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिल रहा है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को बनाने के लिए, और आगे सेमेस्टर 2, 3, 4 वालों के लिए वापस से मैं कंटेंट लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो आपको सेकेंड और फोर्थ में भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, तो आप अपने कॉलेज में जब जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आप वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस के बारे में बताइएगा, बिकॉज़ ये चैनल नया है तो इसकी रीच अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर चेक करिएगा, और साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, यहाँ से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन से क्वेश्चंस यहाँ से मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ हेडमास्टर ऑफ द स्कूल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर। ठीक है, हेडमास्टर और प्रिंसिपल दोनों सेम ही हैं, चाहे प्रिंसिपल आ जाए या हेडमास्टर। रोल ऑफ द हेडमास्टर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर इन स्कूल सेटिंग, द हेडमास्टर और प्रिंसिपल प्लेज अ क्रूशियल रोल in managing the institution both administratively and academically. The headmaster functions as an administrator and a director, ensuring smooth operations and effective leadership. तो प्रिंसिपल का मेन रोल क्या होता है? जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो आप किससे मिलने की कोशिश करते हैं? रिसेप्शन पे जाएंगे, सबसे पहले मीटिंग होगी प्रिंसिपल से, ठीक है। तो होल सोल जो अथॉरिटी अगर कोई वहाँ पर माना जाता है तो वो प्रिंसिपल माना जाता है, और उसका रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है कि पूरे स्कूल का जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन या क्या जो भी पूरा उसका एक प्लान है, स्ट्रेटजी है, ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी मैनेज करना, और एज ए डायरेक्टर उसकी सारी फंक्शनिंग को स्मूथली रनिंग करवाने का रोल जो है हमारा प्रिंसिपल का होता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर द हेडमास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल इंक्लूडिंग एकेडमिक, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल आस्पेक्ट। हर इस आस्पेक्ट में एडमिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे हेडमास्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट ओवरसीज द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन का को चेक करना। इम्प्लीमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज़, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन की, उनके द्वारा जो सेट किए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना। मेंटेन डिसिप्लिन एंड अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इंश्योर करना सेफ एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक हारमोनियस एंड कंड्यूसिव सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है? प्रिंसिपल पर होती है। ऑर्गेनाइज स्कूल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग अटेंडेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंसेस एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो इन सबको ऑर्गेनाइज भी कराने का काम किसका है? हमारे प्रिंसिपल का है। क्या प्रिंसिपल को पूरा काम मैनेज करना है? मतलब उन्हें खुद नहीं जाके करना है, बट मैनेज किसको करना है? क्योंकि एक एज ए लीडर तो सारे कामों के पीछे एक लीडर भी तो होगा, तो वो लीडर एज ए मैनेजमेंट और मतलब आप समझिए कि एज ए पूरे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है स्कूल के? हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का उसका रोल बनता है। स्टाफ एंड टीचर सुपरविजन करना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग एंड इवेल्युएट्स टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो भी उनके परफॉर्मेंस है उनको इवेल्युएट करना। इंश्योर प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड अमंग स्टाफ मेंबर्स, सारे सब लोग को प्रॉपर ड्यूटीज़ डेलीगेट की गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं, वो काम जो है प्रिंसिपल का है। कंडक्ट मीटिंग्स एंड इंकरेजेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इंकरेज करना, प्रोफेशनल एक इन्वायरमेंट, एक हेल्दी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बना के रखना, ये काम किसका होता है? प्रिंसिपल का होता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट,
फाइनेंसिस को देखना, जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्स हैं, पूरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, एसेट्स प्लस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका मैनेजमेंट, और साथ में फाइनेंसेस ऑफ द स्कूल का मैनेजमेंट किसका होता है? प्रिंसिपल का। मैनेजेस स्कूल फंड्स एंड बजट एलोकेशंस, सुपरविजन infrastructure development and maintenance, ensures availability of teaching learning materials and facilities, acts as a link between school, educational boards, government bodies and the communities. कम्युनिटी में इसके बीच और स्कूल और सबके साथ अगर आप इंटरेक्शन करने जाएंगे स्कूल में, तो कोई भी किसी की भी साइड से कोई मेंबर जाता है तो वो सबसे पहले किससे मिलेगा? प्रिंसिपल से मिलेगा। तो वो लिंक वहाँ से स्टैब्लिश होता है। सबमिट्स रिपोर्ट्स एंड इंश्योर्स कंप्लाइंसेस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सारी रिपोर्ट्स को सबमिट करना, जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये सारा काम कौन देखता है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करना प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिप्रेजेंट द स्कूल्स इन ऑफिशियल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, और ऑफिशियल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में स्कूल को रिप्रेजेंट करने का काम किसका है? प्रिंसिपल का। तो ये तो हो गया एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उसका वर्क। अब आता है एज ए डायरेक्टर। डायरेक्टर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन देना, ठीक है। एज ए डायरेक्टर, हेड मास्टर्स प्रोवाइड विजन, लीडरशिप, डायरेक्शन टू द अचीव द एजुकेशनल गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जो भी एजुकेशनल गोल है इंस्टीट्यूशन के, उसको डायरेक्शन देना एज ए लीडर, एज ए विजनरी, कि क्या विजन्स हैं, क्या कैसे वो देखता है, वो काम है प्रिंसिपल का। एकेडमिक लीडरशिप डिजाइंस एंड इम्प्लीमेंट्स द स्कूल्स करिकुलम एज पर नेशनल एंड स्टेट एजुकेशनल पॉलिसीज। क्लियर हो गया होगा। इंश्योर्स द यूज ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड मॉडर्न पेडागॉजिकल अप्रोचेस। क्लियर, वेरी गुड। encourages co-curricular and extracurricular activities for holistic development of the student। तो इन सारी चीज़ों का एकेडमिक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं जाके प्रिंसिपल पर बनती है। इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना, इनकरेज करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। मोटिवेटिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, इंस्पायर टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज, encourages students participation in academic and non-academic activities, act as a mentor, role model for both staff and student। तो समझ में आ गया होगा कि टीचिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कराने के लिए टीचर्स को इंस्पायर करना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, इनकरेज करना फॉर द पार्टिसिपेशन इन द एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसका रोल कैसा हो जाता है? एक्ट एज अ मेंटर और रोल मॉडल। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज, डिसिप्लिन, एकेडमिक एक्टिविटीज़, इन सब के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना। फ्यूचर प्लान्स, गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर स्कूल इन्वायरमेंट या इम्प्रूवमेंट, ठीक है। दोनों फ्यूचर गोल्स पर काम करना, उसके लिए डिसीजन लेना, स्कूल के इम्प्रूवमेंट पर जो स्ट्रेटजीज बनाना है, सबका डिसीजन कौन लेता है? प्राइमरी तो वही आपका प्रिंसिपल लेते हैं। पेरेंटल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, engages parents in their children's academic progress through meetings and feedbacks, organizes awareness programs, workshops and cultural activities। Clear? Very nice। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड एवेल्युएशन, मॉनिटर्स द एकेडमिक प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। मॉनिटरिंग करने का काम भी प्रिंसिपल का है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इसके अलावा कंडक्ट्स असेसमेंट एवेल्युएशन फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, स्कूल इम्प्रूवमेंट, जो प्रॉपर समय समय पे टाइम पर असेसमेंट करते रहना, एवेल्युएशन करते रहना कि स्कूल को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी नई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम अपने स्कूल में प्रोवाइड करवा सकते हैं जिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इम्प्लीमेंट्स स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स आउटकम। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कंक्लूजन, जिसके आगे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैंने आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी में और जो आपको लास्ट वीडियो मैंने अभी बताया हाउ टू राइट कॉपी इन बीएड एग्जाम्स, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 12 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे सिर्फ राइटिंग पैटर्न पर। तो वहाँ पर मैंने एक टिप दी थी कि कंक्लूजन में आप इंट्रोडक्शन को ही इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2-4 पॉइंट्स उठा के कि इट इज़ सो एज अ कंक्लूज इट कंक्लूड्स दैट हेड मास्टर डू दिस लाइक दिस। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से 4 to 5 का लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखकर आप यहाँ पे ना क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, तो कंटेंट भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका
फुल आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, सेकेंड क्वेश्चन है, ये 23 में आया हुआ है। स्टेप्स क्या होते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, इसको देख लेते हैं। Effective leadership is crucial in any organization, especially in education, where leaders shape the learning environment and the future of students. Developing strong leadership skills requires a strategic approach. Below are the steps for development of effective leadership. तो देखिए, लीडरशिप तो वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, उसकी लर्निंग आउटकम्स के लिए अप्रोच करने के लिए, उसको ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें जो कि इफेक्टिव लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके स्टेप्स क्या होते हैं फॉर द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप कैसे होगी, उसके लिए देख सकते हैं। पहले तो सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल, जो जो इंसान लीडरशिप में आया हुआ है उसको अपने बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए और हमेशा उसको अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। आपको वैसे भी बोलते हैं कि आप हर समय ग्रो करें, दैट इज़ गुड, कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, लर्निंग और प्रोसेस हमेशा चलता रहना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान कर उस पर काम करना है। अगर वीकनेसेस हैं तो उनको कैसे ठीक करना है, और स्ट्रेंथ है तो उसको कैसे यूज़ करना है। इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल असेसमेंट। ओके, पर्सनल असेसमेंट भी टाइम टाइम पे करते रहना है, अपने ऊपर भी देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लीडर हैं, आपको किसी इंस्टीट्यूशन को के लिए लीडरशिप दे दी गई तो बस आप सामने जो आई चीज़ें हैं उन्हीं को ब्लेम करेंगे, उन्हीं के ऊपर ध्यान देंगे। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है और इफेक्ट। ठीक है, सेटिंग अ क्लियर विजन एंड गोल्स, ये सेकेंड पॉइंट है। डिफाइन अ क्लियर एंड इंस्पायरिंग विजन फॉर द टीम और ऑर्गेनाइजेशन। Short term and long term goals align with the vision and communicate these goals effectively to team members. क्लियर विजन एक होना चाहिए कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी कर रहे हैं टू अचीव योर गोल, वो क्लियरली आपको दिमाग में है कि वो कैसा आएगा आगे जाकर। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल्स हों या लॉन्ग टर्म गोल्स हों, जो भी हैं वो आपके विजन पे, आपके ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में ही काम करने चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, practice active listening and clear articulation of ideas. Encourage open dialogue and feedback from team members. तो communication तो very important है for the leadership। जो मैंने leadership वाली ले आपके qualities एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं अगर आपने पहले से पढ़ा होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप सारे टॉपिक्स के यहाँ से कवर हो जाएंगे। बस आपको कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर करके लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। एज अ लीडर उसके पास एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ तो होनी ही चाहिए, तभी तो वो आगे जाके अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम कर पाए। तो एनालाइज सिचुएशन क्रिटिकली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जैसी सिचुएशन बेस्ड काम करना आना चाहिए। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत उसे जो है सॉल्व करने के लिए या उसके रिगार्डिंग जो भी स्टेप्स लेने हैं उसके लिए आप तैयार रहें। यूज़ डेटा एंड लॉजिकल रीजनिंग टू एड्रेस चैलेंजेस। जो भी डेटा है आपके पास, पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, जो प्रेजेंट डेटा है, उसके थ्रू लॉजिकल रीजनिंग करके आपको चैलेंजेस को एड्रेस करना है। बी एडेप्टेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव सोल्यूशन। हमेशा एक इनोवेशन के लिए फ्लेक्सिबल रहना है, तैयार रहना है कुछ चेंजेस करने के लिए, नए क्रिएट करने के लिए, नया क्रिएट करने के लिए। बिल्डिंग एंड लीडिंग अ टीम। जैसे अगर आप एक लीडर हैं तो आपको एज अ टीम वर्क काम करना है, तो वो ज़्यादा ही इफेक्टिव लीडरशिप में आता है कि आपको एज अ टीम काम करना है। प्रमोट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, फोस्टर ट्रस्ट, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड डेलीगेट द, पर कुछ मिस है, आई थिंक डेलीगेशन द वर्क प्रॉपरली होगा यहाँ पर। डेलीगेट द वर्क प्रॉपर टू द मेंबर्स। ठीक है, सभी को प्रॉपरली वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, एज अ लीडर इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं आप दूसरे के इमोशंस को समझ सकें, दूसरे की सिचुएशंस को समझ सकें और उसके बेसिस पे आप अब कुछ डिसीजन
पढ़ रहे हैं तो लें। मैनेज पर्सनल इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, अपने इमोशंस को भी मैनेज करना आना चाहिए और अदर के पर्सपेक्टिव को भी समझना आना चाहिए। शो एम्पैथी, पेशेंस एंड कंपैशन इन लीडरशिप। एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, to flexible and open to change, encourage creative thinking and problem solving, embrace technology and modern approach to leadership. Clear हो गया होगा just before. Integrity and ethical leadership, lead by example and with the honesty and transparency, uphold ethical standards and values, foster a culture of accountability and responsibility. तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, ऑनेस्टी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अपने जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मैंने वीडियोस में कराया है कि एटिकेट्स एंड एथिक्स ऑफ लीडरशिप, तो उस पर काम करना है। इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन अदर्स, और साथ में आपको किसी जो लीडर है वो किसी के लिए इंस्पिरेशन होता है, उसको मोटिवेट करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द इफेक्टिव लीडरशिप। रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट टीम मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनकरेज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको एनकरेज करना, उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट करना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। अगेन मैंने यहाँ पर कंक्लूजन डाला हुआ है कि इन सारे 4 लाइन में आप इन सारे ही पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, और एक पैसेज बनाकर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार कमेंट आ रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए और पेपर के भी कराने हैं, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट थोड़ा सा फास्ट करेंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। देखिए टाइम टेबल पर एक क्वेश्चन 23 को आया हुआ है। टाइम टेबल होता क्या है? टाइम टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल दैट आउटलाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज इज एन इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर्स इन स्कूल। पर्टिकुलरली टाइम टेबल है, वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली स्कूल में टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ स्ट्रक्चरल शेड्यूल, मतलब देखिए जब आप बच्चा आपका में जाता है उसको पहले ही डायरी में पूरे ईयर का टाइम टेबल मिल जाता है कि वो किस दिन हॉलीडेज है, किस दिन छुट्टी, किसी दिन कौन सा सेलिब्रेशन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इंश्योर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एकेडमिक, और जब सब कुछ डेट वाइज या मंथ वाइज अकॉर्डिंगली प्लान है तो वो पूरा एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एकेडमिक बहुत हेल्प करता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ बाय एलोकेटिंग टाइम स्लॉट्स, सब्जेक्ट्स, टीचर्स एंड अदर स्कूल फंक्शंस। ये सभी को पता है कि स्कूल में सारी चीज़ों का एक टाइम होता है, सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब्जेक्ट, टीचर, ग्रेड्स को अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल दे अटेंड देयर लेक्चर्स, तो ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होती है एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ अ टाइम टेबल। A school timetable is a systematic plan that organizes various activities such as teaching different subjects, conducting co-curricular activities, allocating time for breaks, games and administrative tasks. तो आई होप क्लियर हो गया है कि वही सारी चीज़ों को टाइम के थ्रू मैनेज करना। It serves as a framework for both teacher and student, maintain discipline, टाइम मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी इन एकेडमिक ऑपरेशन। ये टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, वो दोनों को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, टाइम मैनेजमेंट करना, और जो एकेडमिक ऑपरेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एफिशिएंटली अचीव करना। क्लियर? नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। सबसे नंबर 1 हो गया, इंश्योर्स प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज, प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इंश्योर्स फंक्शनिंग। आई होप क्लियर है। सेकेंड पॉइंट इज मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। स्टूडेंट एंड टीचर फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, रिड्यूस कंफ्यूजन, मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ दिस सारा, एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, पूरा वन ऑर्गेनाइज एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। फैसिलिटेट्स इक्वल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योर दैट नो सब्जेक्ट इज नेग्लेक्टेड, बैलेंस डिफिकल्ट एंड ईजी सब्जेक्ट्स थ्रू द आउट द डे टू मेंटेन स्टूडेंट्स फोकस। ठीक है, तो देखिए बच्चों को पी के पीरियड दिए जाते हैं, बच्चों के योगा के पीरियड आजकल चलते हैं, आर्ट का पीरियड चलता है, म्यूज़िक का पीरियड चलता है, इसके बीच में मैथ, साइंस और एसएस इंग्लिश लैंग्वेजेस भी चलते हैं। तो पूरे वीक वाइज पूरा शेड्यूल तैयार होता है कि किस दिन कौन सा काम होगा, किस दिन कौन सा लेक्चर होगा, जिसके बेसिस पे उनका पूरा एक फोकस मेंटेन होता है, बैलेंस करता है। ठीक है, हेल्प इन टीचर्स वर्कलोड मैनेज, और ऑब्वियसली इससे टीचर का वर्कलोड मैनेज जाता है। डिस्ट्रीब्यूट्स टीचिंग आवर्स फेयरली अमंग टीचर। क्लियर? अवॉइड क्लैशेस इन टीचिंग शेड्यूल। अपने जब भी आपका पीरियड होगा उस टाइम पे आप क्लास में जाएं,
क्लास लेंगे तो कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं है टीचर्स को, बच्चों को भी पता है, टीचर्स सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी की वजह से बच्चों को एक लर्निंग और प्रोडक्टिविटी में सपोर्ट मिलता है। हेल्प्स स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर लेसन्स इन एडवांस, एलोकेट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में ये सारे पॉइंट आप लर्न करके जाइएगा, जो अंदर का एक्सप्लेनेशन है वो मैंने जो करा हुआ है उसको अपने वर्ड्स में आप वहाँ पर लिख देंगे। इन्हेंसेस स्कूल एफिशिएंसी, स्कूल का जो एफिशिएंसी है मीन्स जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एकेडमिक को करिकुलर कंडक्ट है, उनको सबको अचीव करने में, वो भी एक ऑप्टिमम एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका बेस्ट हो सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑल द रिसोर्सेज एंड बेस्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है, बेस्ट वे टू अचीव योर गोल है, ठीक है। अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल। ये मैंने बोला कि रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूज़ करना, एफिशिएंटली यूज़ करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल्सो द अदर मटेरियलिस्टिक रिसोर्स। क्लियर हो गया। फैसिलिटेट स्मूथ एग्जामिनेशन प्लानिंग, ठीक है। तो जैसे पूरा ये सारी चीज़ें हमको पता है कि पूरा उनका करिकुलम डिसाइड होता है, उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन प्लान हो जाता है। ensures students and teachers are well prepared for assessment, help in managing invigilation duties effectively। क्लियर हो गया होगा। इन्विजिलेशन होता है, लेटर्स होते हैं, सबको ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, प्रॉपर असेस क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इनकरेजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट, और जिसकी वजह से बच्चे के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को एलोकेट करने में या इनकरेज करने में बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारे टाइम टेबल। प्रमोट ओवरऑल द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। जैसा यहाँ से अगेन मैंने यहाँ पे कॉन्क्लूजन डाला है, आप 3 to 4 लाइन्स अपने मैटर को इंक्रीज करने के लिए उठा के ऊपर वाले पॉइंट से डाल देंगे, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल फाइनेंसेस, सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसी पर क्वेश्चन एक और आया है इसी टाइप का, मीनिंग ऑफ बजट, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल फाइनेंसेस, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। मीनिंग ऑफ स्कूल और एजुकेशनल फाइनेंसेस और बजट, ठीक है। स्कूल फाइनेंसेस रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स and resources required for the effective functioning of an educational institution, ठीक है भाई। फंडिंग सबसे पहले कोई भी और काम को शुरू करने के लिए, कोई इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए सबसे पहले तो फाइनेंस की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द एलोकेशन, यूटिलाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें जो भी फाइनेंशियल्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर एलोकेट करना है, कहाँ कहाँ पर उसको यूटिलाइज करना है, आता है हमारा एजुकेशनल फाइनेंस में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ओवरऑल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज़, स्टाफ सैलरीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल, ठीक है। समझ में आ गया होगा, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज़ को फैसिलिटेट कराने में, स्टाफ की सैलरीज देने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराने में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द सोर्स ऑफ इनकम, पहले स्कूल की देख लेते हैं कि होता क्या है। गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सैलरीज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक है। फाइनेंसेस प्रोवाइड कराए जाते हैं गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। म्यूनिसिपल और लोकल गवर्नमेंट फंड्स लोकेटेड बाय लोकल गवर्निंग बॉडीज फॉर स्कूल मेंटेनेंस। कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट सोर्स, ट्यूशन एंड एडमिशन फीस। मेन सोर्स ऑफ इनकम इन प्राइवेट स्कूल जो क्या होता है, ट्यूशन एंड एडमिशन फीस होती है, तभी प्राइवेट स्कूल्स की फीस कितनी हाई होती है। डोनेशंस एंड एंडोमेंट्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फिलैंथ्रोपिस्ट्स, एनजीओज एंड एलुमनी एसोसिएशन, तो यहाँ से इनको डोनेशंस भी मिलता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड एक ये भी होता है जिसमें मैनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर CSR इनिशिएटिव्स, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। इंटरनल स्कूल सोर्सेज, एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी फीस, एग्जामिनेशन फीस भी स्कूल की तरफ से लगाते हैं, लेबोरेटरी फीस लगाते हैं। फीस कलेक्टेड फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड लैब फैसिलिटीज़,
लाइब्रेरी फीस एंड फाइन्स, लाइब्रेरी में की मेंबरशिप प्रोवाइड कराते हैं और अगर उसमें कुछ लेट रिटर्न है तो उसको फाइन्स के थ्रू भी एक इनकम होती है। स्कूल इवेंट्स एंड फंड राइजिंग प्रोग्राम्स, जो भी स्कूल में इवेंट्स होती हैं उसके लिए फंड इकट्ठा करा जाता है। इनकम जनरेटेड फ्रॉम कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, मीटिंग्स एंड फंडराइजर एक्टिविटीज़, ठीक है। रेंटल इनकम, सम स्कूल्स रेंट आउट देयर ऑडिटोरियम्स और प्ले ग्राउंड फॉर पब्लिक यूज़, तो ये भी होता है कि स्कूल्स में तरह तरह के बड़े प्रोग्राम्स हैं, अगर कम्युनिटी के हैं या फिर गवर्नमेंट के भी हैं तो उनको भी रेंट आउट किया जाता है, उसके थ्रू भी एक इनकम जनरेट होती है। चलिए, तो अब इनकम तो हो गई, तो एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होगा ये भी देख लेते हैं। स्कूल एक्सपेंडिचर, सैलरीज और स्टाफ एंड सैलरीज बेनिफिट, ठीक है ना, सैलरीज और स्टाफ में ये काम होगा, बेनिफिट दिया जाएगा सैलरीज। नेक्स्ट है सैलरीज और स्टाफ को सैलरीज दिया जाएगा, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, जैसे कि पेमेंट ऑफ टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, सपोर्टिंग स्टाफ को। बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पेंशन प्रोवाइड कराना, कहीं कहीं बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब बड़े बड़े स्कूल्स में प्रोवाइड कराया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस में इनका एक्सपेंडिचर्स होता है। कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, मेंटेनेंस ऑफ क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज एंड प्लेग्राउंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर यूटिलिटी बिल्स। तो ठीक है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, परचेज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, टीचिंग एड्स, ये सब आते हैं टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज में, इसमें भी खर्च होता है। इसके अलावा है स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रोजेक्टर्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स, आजकल स्मार्ट क्लासरूम तो हर जगह हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं तो उन पर भी एक अच्छा खासा एक्सपेंसेस होते हैं। लाइब्रेरी की बुक्स हो गई, लैब के इक्विपमेंट्स हो गए एंड अदर एजुकेशनल मटेरियल्स। क्लियर। नेक्स्ट है को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स, तो इन सब में भी एक एक्सपेंस होता है। अरेंजिंग एजुकेशनल टूर्स, फील्ड टिप्स एंड गेस्ट लेक्चर्स, तो अगर आप किसी गेस्ट को बुला कर स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर्स करवा रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, कोई वर्कशॉप टाइप की है या फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाते हैं तो उसमें भी एक्सपेंसेस होते हैं। स्कॉलरशिप्स एंड स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशली इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, जो प्रिंटर्स रखे रहते हैं तो मैंने ऑफिस के काम को मैनेज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड बस मेंटेनेंस, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई होप कि बहुत इजी लैंग्वेज में था, मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। कंक्लूजन डाल दिया है, अगेन यू विल राइट कंक्लूजन हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, व्हाट आर द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन ये क्वेश्चन आ चुका है 23 में और जैसा कि मैंने बोला है हर टॉपिक कवर किया है, ये भी कर दिया है। फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस, वेलबींग। भाई वेलबींग के लिए, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो फिजिकल एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल तीनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसा कि क्वेश्चन है। प्रमोट्स फिजिकल हेल्थ, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन्स। क्लियर हो गया होगा। हेल्पिंग इन मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, प्रिवेंट्स ओबेसिटी एंड बिल्ड अप स्टेमिना, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू आप वेट को मेंटेन रख सकते हैं, ओबेसिटी से बच सकते हैं और साथ में स्टेमिना भी बिल्डअप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। बूस्ट मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस तो आजकल कॉमन हो गया है, तो रिड्यूस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। Improves concentration, memory and cognitive functions and releases endomorphins, means good feel good hormones। तो ये सारी चीज़ आती हैं कि मेंटल वेलबींग आपकी कैसे स्ट्रांग होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप सोशल स्किल्स। अब अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करें तो फिजिकली एक्टिव हैं तो आप हेल्दी हैं, तो वहाँ से आपको टीम वर्क, कोऑपरेशन, मीन्स एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी भी आप कर पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। प्रमोट्स डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड स्पोर्ट्समैनशिप, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ से बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, तो आपकी बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगी। एक्टिव स्टूडेंट्स टेंड्स टू हैव अ बेटर फोकस इन लर्निंग एबिलिटीज, रिड्यूसेस फैटिग्यू एंड इंक्रीजेज एनर्जी लेवल्स फॉर स्टडिंग। तो समझ में आ गया होगा, थकान को दूर करना, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं। प्रिवेंट्स लाइफ स्टाइल डिजीजेस, लाइफ स्टाइल जो आजकल सबकी हेल्दी नहीं है, उसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीजेस जो हो रही हैं, उसमें भी प्रिवेंट करता है। इम्प्रूव इम्यून सिस्टम फंक्शन, मेकिंग द बॉडी मोर रेजिस्टेंट टू इलनेस। तो इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है फिजिकल एक्सरसाइज से, तो आपकी जो बॉडीज़ की डिजीज़ से लड़ने की क्षमता है वो भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। तो भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है मैंने। स्कूल में क्या क्या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक हेल्थ सर्विसेज, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग्स होती हैं बच्चों के, आजकल स्कूल में मेडिकल चेकअप्स होते रहते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट डिजीजेस, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ एंड इमरजेंसी केयर। ओके, हेल्थ एजुकेशन में टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट कॉमन डिजीजेज एंड प्रिवेंशन, तो अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए जो कॉमन डिजीजेज हैं उनके उस प्रिवेंशन के लिए, क्योर के लिए। प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, और मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए भी यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। न्यूट्रिशन एंड मिड डे मील प्रोग्राम जो स्कूल्स में चलाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली, प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशनल मील टू स्टूडेंट्स, मॉनिटरिंग मॉल न्यूट्रिशन, इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव मेजर्स। क्लियर हो गया होगा। नाउ फिजिकल एक्टिविटीज़ से और क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल एक्सरसाइजेज, सेशंस एंड स्पोर्ट्स इवेंट, जो हर स्कूल में पी का अलग से पीरियड होता है और बहुत सारे स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जा रहा है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, स्पोर्ट इवेंट्स कराए जाते हैं। ठीक है, इनकरेजिंग योगा, एरोबिक्स, मेडिटेशन फॉर मेंटल रिलैक्सेशंस। क्लीन एंड सेफ स्कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, ये भी एक हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आता है भाई। क्लीनलीनेस, हाइजीन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, मेंटेन हाइजीन इन क्लासरूम्स, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग सर्विसेज, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग इश्यूज लाइक स्ट्रेस, बुलिंग, इमोशनल ट्रॉमा। तो समझ में आ गया होगा, एक हेल्थ प्रोग्राम के अंडरगढ़ ही है जो स्टूडेंट्स की इमोशनल कुछ ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, तो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज भी कहीं कहीं पे प्रोवाइड कराई जाती। ठीक है, कंक्लूजन अगेन आप लोग लिख देंगे, मैंने बताया हुआ है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है 23 में, डिस्कस कर लेते हैं। Immunization meaning, immunization is the process by which an individual's immune system is strengthened against a disease causing organism। मतलब वायरस और बैक्टीरिया की वजह से जो हमारी बॉडी पे एक अटैक होता है, उससे जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करना, स्ट्रेंथन करना, प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो कैसे इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इट यूजली अचीव्ड थ्रू वैक्सीनेशन करा के हम लोग इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, विच इंट्रोड्यूसेस एनी एंटीजन टू स्टिमुलेट एन इम्यून सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन एक है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंसेज इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग इम्यूनिटी बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन विच हेल्प्स द बॉडी रिकॉग्नाइज फाइट स्पेसिफिक पैथोजेंस। क्लियर हो गया होगा, इजी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आता है इम्यूनाइजेशन ही का प्रोसेस में आता है इम्यूनिटी। अब इम्यूनाइजेशन तो हम लोग वैक्सीन के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, तो उसकी मीनिंग क्या हो गई, इम्यूनिटी रिफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस थ्रू द एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इट कैन बी नेचुरल और इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डेवलप्ड। क्लियर, थ्रू एक्सपोजर और वैक्सीनेशन। क्लियर हो गया होगा, एबिलिटी होती है जो उसको डेवलप करना, इम्यूनिटी सिस्टम की एबिलिटी। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट विद द इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी इज़ द बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म of the body that enables resistance against harmful microorganisms, toxins and infections.
इधर नेचुरली और आर्टिफिशियली। अब देखिए कहीं कहीं जिसको नॉर्मल हल्का फुल्का वायरल होता है वो 2-4 दिन में अपने आप चला जाता है बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बताया है कि नेचुरली। और आर्टिफिशियल क्या होता है कि जब इम्यूनिटी आपको बाहर से एंटीबॉडीज़ के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखिए इम्यूनाइजेशन भी 2 टाइप्स का है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बॉडी प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंटीबॉडी। जब भी कोई आपके ऊपर अटैक हुआ डिजीज़ का, किसी वायरस का, तो बॉडी अगर अपनी एंटीबॉडीज़ खुद प्रोड्यूस कर देता है तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। जैसे कि वैक्सीनेशन फॉर मीजल्स और पोलियो। बचपन में मीजल्स और पोलियो का जब वैक्सीन दे दिया जाता है तो उसके बाद जब भी आपके ऊपर उसका अटैक हुआ बच्चे पर तो वो अपने आप एंटीबॉडीज़ उसकी डेवलप होती हैं और उस बीमारी से फाइट हो जाती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर इंट्रोड्यूस, लाइक जैसे एंटीबॉडी इंजेक्शन फॉर रेबीज़। अब रेबीज़ अगर किसी को होने का ऐसा खतरा होता है तो जैसे ही अगर डॉग वगैरह ने काटा तो उसमें रेबीज़ के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वहाँ पर एंटीबॉडी बाहर से प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इम्यूनिटी के भी टाइप्स हैं, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनबॉर्न जो इम्यूनिटी प्रेजेंट एट बर्थ होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, दैट इज़ नेचुरल इम्यूनिटी जैसे स्किन, वाइट ब्लड सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगी, इम्यूनिटी डेवलप ओवर द टाइम, इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक बार इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको या फिर वैक्सीन के थ्रू आपके अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप कर दिया जाता है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि कोविड वैक्सीन के बाद हो गया। नाउ कमिंग टू द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज आफ्टर एक्सपोजर, इम्यूनिटी आफ्टर चिकन पॉक्स। जैसे बोलते हैं ना, एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो अब नहीं होगा, तो इम्यूनिटी अब जनरेट हो चुकी है। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडीज रिसीव्ड एक्सटर्नली, बाहर से एंटीबॉडीज़ को रिसीव करना, जैसे मैटरनल एंटीबॉडीज़ टू अ न्यू बॉर्न। क्लियर हो गया? तो आई होप यहाँ से आपका क्लियर हो गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये भी एक टॉपिक है आपका, इसको भी मैंने ले लिया है विद एग्जाम्पल्स। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। सबसे पहले समझ लेंगे व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक used by teachers to maintain an orderly, productive, engaging learning environment. तो स्ट्रेटेजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक है जो टीचर्स यूज़ करते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ईजी और ऑनगोइंग बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिव बनाने। However, teachers often face several challenges while managing a classroom effectively. बहुत समय पे टीचर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती भी हैं उस क्लासरूम को पूरा मैनेज करने के लिए। हम यहाँ पर वही प्रॉब्लम्स को देखने वाले विद एग्जाम्पल, ओके। एक पहला है कि कॉमन प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाता है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर। अगर कोई भी स्टूडेंट ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टूडेंट टॉकिंग, मेकिंग नॉइस और इंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ दैट डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट्स द लेसन बाई टॉकिंग और अदर देयर क्लासमेट्स एंड डिस्ट्रैक्टिंग अदर्स। तो बच्चे आजकल बीच में देखते हैं ना कि पूरी क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात ही करने में लगे हुए हैं। टीचर आप बता रही है बट नहीं, उनको नहीं सुनना है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है क्लासरूम मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ अटेंशन एंड एंगेजमेंट। सम स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट एंड डू नॉट पे अटेंशन टू द टीचर, ठीक है। तो आजकल लूज इंटरेस्ट वाला तो इतना कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों का मन ही नहीं लगता है बहुत देर तक शांति से बैठना, और जो बच्चे शांति से बैठते हैं वही सीख पाते हैं बेसिकली। ड्यूरिंग अ लेक्चर स्टूडेंट स्टार्ट लुकिंग एट देयर फोन्स तो चलिए स्कूल में नहीं अवेलेबल हैं, ये तो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर सकते हैं। और डे ड्रीमिंग इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कुछ और सोच रहे हैं, कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, एंगेजमेंट नहीं है उनकी लेक्चर में, ठीक है। क्लासरूम डिसिप्लिन issues, problems. Some students may not follow the rules and behave disrespect. कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये सब बेसिकली कॉलेजेस में भी आता है, कॉलेजेस में ज़्यादा आता है, लेकिन आजकल स्कूल वाले बच्चे भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे या बिहेव करते हैं डिसरेस्पेक्टफुली। A student refuses to complete assignments and argues with the teacher when asked about. क्लियर हो गया होगा।
कमिंग टू द नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट डिफिकल्टीज। अब क्लासरूम में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराना इन सारे बिहेवियर्स के बीच में कभी कभी बहुत टीचर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए फिर टीचर क्या करता है कि सिलेक्टिव जो बच्चे सुन रहे हैं उन पर ध्यान देते हैं और बैक साइड पे जो बैक बेंचर्स हैं जो नहीं सुन रहे हैं उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी होता है, तो वो क्या, उसकी भी एक मजबूरी आ जाती है। टीचर्स स्ट्रगल टू कवर द सिलेबस विद इन द गिवन टाइम ड्यू टू द डिस्ट्रैक्शन एंड अनप्लान्ड डिस्ट्रप्शंस। एग्जाम्पल है, टीचर स्पेंड टू मच टाइम एड्रेसिंग वन स्टूडेंट्स बिहेवियर लीविंग लेस टाइम फॉर कंप्लीटिंग द लेसन्स। ठीक है, बार बार उसको बच्चों को ही बोलना पड़ रहा है कि कीप साइलेंट, नो डोंट टू टॉक लाइक दिस, तो उनको यही बोलना पड़ रहा है, तो वो कैसे पढ़ाएंगे। डाइवर्स लर्निंग एबिलिटीज प्रॉब्लम, स्टूडेंट इन द क्लास में हैव डिफरेंट लर्निंग स्पीड्स मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एड्रेस एवरीवन्स नीड। देखिए, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, फास्ट लर्नर्स भी होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड भी बच्चे भी होते हैं क्लासरूम में। ठीक है, तो सबकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, लर्निंग स्पीड भी मेंटेन करते हुए चीज़ों को पढ़ाना वो कभी कभी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सम स्टूडेंट्स ग्रैप्स कॉन्सेप्ट्स क्विकली वाइल अदर स्ट्रगल लीडिंग और फ्रस्ट्रेशन एंड डिसएंगेज। क्लियर हो गया होगा। क्लासरूम साइज एंड स्पेस कांस्टेंट, ऑब्वियसली क्लासरूम का साइज भी बहुत मैटर करता है। अगर 30 to 40 स्टूडेंट हैं और कहीं 60 स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही मतलब मैनेजमेंट तो कितना है, कितना डिफरेंस आ जाएगा, आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम, लार्ज क्लास साइजेस मेक इट डिफिकल्ट फॉर टीचर टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट टीचर कैन नॉट एड्रेस एवरी स्टूडेंट्स डाउट्स एंड इफेक्टिवली। क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स उनके बिहेवियर को और लर्निंग प्रोसेस को हिंडर करती हैं। अब टीचर्स को उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। सम स्टूडेंट मे हैव पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट देयर बिहेवियर एंड लर्निंग। स्टूडेंट गोइंग ऑन थ्रू फैमिली इश्यूज मे बिकम विथड्रॉन और एंड अनरिस्पॉन्सिव इन क्लास। जबकि एज ए टीचर आपकी ड्यूटी है कि आपको ईच इंडिविजुअल पर प्रॉपर ध्यान देना है, प्रॉपर सबके बारे में आपको चीज़ें कलेक्ट करनी है, रिपोर्ट्स बनानी, पेरेंट्स को उनके से अवेयर कराना है एंड द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट कंक्लूजन अगेन मैंने डाल दिया है कि 3 to 4 लाइन ऑफ कंक्लूजन की यहाँ पर लिखकर इस टॉपिक को कंप्लीट करें। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, इस टॉपिक को मैं भी लेकर आई हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर 23 में शायद आया हुआ है, उससे पहले भी आया हुआ है 17-18 में कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे। कम्युनिकेशन एंड इट्स रोल इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। Meaning of communication. Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, and the emotions between individuals or groups. Clear? It involves verbal and non-verbal and written form of interaction to ensure understanding and cooperation. तो समझ में आया होगा, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस ही है। कम्युनिकेशन, यहाँ भी एक कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं अपनी बात थ्रू वीडियोस आपको बता रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। एक्सचेंजेस इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, इमोशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इट इन्वॉल्व्स वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन फॉर्म। बोलकर या फिर बिना बोल के साइन लैंग्वेज में कैसे भी कम्युनिकेट कर देते हैं इंसान, अगर सामने खड़ा है तो साइन लैंग्वेज में भी कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज कुछ राइटिंग में कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। लाइक एक डेफिनेशन मैंने हमेशा बोली है, लिख देनी चाहिए, तो डेफिनेशन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्लियर हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब कम्युनिकेशन का रोल क्या है इफेक्टिव मैनेजमेंट में, यही हमारा क्वेश्चन पूछा था। पे आ जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट क्लासरूम्स एंड स्कूल मैनेजमेंट। It helps in decision making, coordination, maintaining a positive environment for learning. The key role of communication in management are facilitating decision making. सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आपका डिसीजन लेने का काम इजी हो जाता है। लाइक मैनेजर्स और टीचर्स यूज कम्युनिकेशन टू एनालाइज प्रॉब्लम्स, गैदर फीडबैक एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। एग्जाम्पल, अ स्कूल प्रिंसिपल कंसल्ट टीचर्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू करिकुलम। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए इन द एजुकेशनल बैकग्राउंड की स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशन में, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड टीम वर्क। अब अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपकी टीम रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होंगे। गुड कम्युनिकेशन फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स अमंग टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। क्लियर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ टीचर इनकरेजेस ओपन डिस्कशंस इन द क्लासरूम टू प्रमोट अ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या करता है, ओपन करते डिस्कस रहते हैं क्लासरूम में, अगर उसके कम्युनिकेशन में इसके थ्रू वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकता है स्टूडेंट्स में भी, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी यूज़ कर। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प इन रिजॉल्विंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को भी कम्युनिकेशन के थ्रू कहते हैं ना, बातचीत से मुद्दा सॉल्व कर लो। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी, अगर बात नहीं करते हैं तो वो क्या चीज़ें आप सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, और उसके बेसिस पे like two students argues, the teacher can mediate and clarify the misunderstanding. Communication is very important between the teacher and students also. Motivation and encouragement. Clear communication can motivate employees or students by setting clear goals and providing feedback. ठीक है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर है तो आप अच्छे से एक प्रॉपर अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव को अपने एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे, और उनको फीडबैक भी अकॉर्डिंगली दे पाएंगे। अ टीचर प्रेजेस अ स्टूडेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर बच्चे को हमने इनकरेज कर दिया, थोड़ा सा उसको अच्छे वर्ड्स बोल दिए, तो वो उसको एक इंकरेजमेंट अपने आप आ जाता है फॉर देयर परफॉर्मेंस। इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन सेटिंग रूल्स एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एन एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। क्लियर हो गया होगा, नथिंग इज difficult in this. As school issues a notice explaining the importance of punctuality and discipline. Clear? नेक्स्ट है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए भी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव। टीचर्स यूज कम्युनिकेशन स्किल्स टू मैनेज द क्लास, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड एड्रेस स्टूडेंट्स डाउट। अ टीचर यूजेस स्टोरी टेलिंग एंड इंटरेक्टिव डिस्कशंस टू एंगेज स्टूडेंट। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप टीचर्स को, स्टूडेंट्स को अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस या स्टोरी टेलिंग या कुछ तरह तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करवा। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरा डिस्कशन हो गया किस चीज़ पर, कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ला सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कभी कभी टाइप्स ऑफ डिफाइन कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ऐसे करके भी आ सकता है, तो यहाँ मैंने उनके भी पॉइंट डाल दिए हैं, आप देख लेंगे और इनको एक्सप्लेन कर देंगे इन योर लैंग्वेज। जैसे कि कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन है, स्पोकन वर्ड्स, लेक्चर्स, मीटिंग्स, डिस्कशंस, ये आते हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। कभी कभी लोगों की बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आता है ना कि हाउ दे आर फीलिंग, या ये क्या कहना चाहते हैं गेस्चर्स से, तो वो नॉन वर्बल में। रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल, नोटिसेस, रिपोर्ट्स एंड सर्कुलर, ये इनके थ्रू के इन सब के थ्रू हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, चार्ट्स, ग्राफ्स, रिप्रेजेंटेशंस एंड ब्लैक बोर्ड। ठीक है, जो भी देखकर जो बच्चा सीखता है, जो आप कम्युनिकेशन के थ्रू देख कर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारा हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो मैं आपको वीडियोस के थ्रू टीच कर रही हूँ, तो ये आपका विजुअल प्लस वर्बल दोनों तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पर चल रहा है, और रिटन भी है साथ में, क्योंकि राइटिंग भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगेन मैंने कंक्लूजन डाल दिया है, जो आप लिख लेंगे बेस्ड ऑन अबव इंट्रोडक्शन एंड ऑल दीज फैक्ट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, टोटलिटेरियन एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये एक आ गया था 23 में क्वेश्चन, जो लोगों को लगा था पहली बार है ये क्या है, बट ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दिस इज़ अ ऑथोटेरियन, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑथोटेरियन सिस्टम को ही टोटलिटेरियन एजुकेशनल मैनेजमेंट ही या सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, आप सेम ही लिखेंगे। Totalitarian educational management refers to a highly centralized and authoritarian system of education where decisions are controlled by a single authority. ठीक है, often the government or institutional head. एक सिंगल अथॉरिटी के पास सारा आपके सारी पावर है, उसी को डिसीजंस लेने हैं, से बोलते हैं टोटलिटेरियन। इट एम्फेसाइजेज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी, कंट्रोल ओवर करिकुलम, टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट बिहेवियर। सब पर एक स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जिसको फॉलो करना है, और अथॉरिटी सिर्फ एक के पास है। लाइक जैसे बोलते हैं ना कि अगर कुछ भी डिसीजन नहीं उनसे ही पूछे, हेड से पूछे, भी कहना है हेड से पूछे, इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसी से पूछे। हम नहीं कुछ कर सकते, चाहे भी मैनेजमेंट में कितने सारे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो गई हैं? अब ये अथॉरिटेरियन अगर आ जाएगा तब भी आप यही सारे पॉइंट्स। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, सेंटर, ऑल एजुकेशनल पॉलिसीज, करिकुलम्स एंड टीचिंग मेथड्स आर डिक्टेटेड बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी। मेन अथॉरिटी ये होती है सेंट्रल, उसी के पास सारी पावर है, ठीक है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग अथॉरिटीज। कोई क्वेश्चन नहीं करना, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके स्कूल में बन गए तो आप उन्हें फॉलो करना ही करना। लिमिटेड एकेडमिक फ्रीडम, देयर इज अ लिटिल टू नो रूम फॉर क्रिएटिविटी। अब अगर आपकी फ्रीडम को ही लिमिटेड कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली क्रिएटिविटी के चांस आपके कम हो जाते हैं। और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एजुकेशन फॉलोज अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया गया है, कैरिकुलम बना दिया गया, वही आपको फॉलो करते रहे। पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस, एजुकेशन इज ऑफन यूज टू इंस्टिल पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बिलीव्स। कहीं कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, भाई जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है, अपने अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो इट्स नॉट गुड। स्टैंडर्डाइज कैरिकुलम, द सेम एजुकेशनल कंटेंट इज टॉट टू ऑल स्टूडेंट विद लिटिल वेरिएशन। कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, थोड़े बहुत चेंज करके सबको वही पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटलिटेरियन एजुकेशनल मैनेजमेंट और ऑथोरिटेरियन। इसमें देख लेते हैं इसके अब मैंने इससे पहले भी जो डिस्कस किए हैं कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन इंश्योर्स ऑल स्टूडेंट्स रिसीव द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन। ये एडवांटेज है क्योंकि सबको एक तरह का, ऐसा नहीं कि कोई पार्शियलिटी है, सभी को सेम लेवल का एजुकेशन मिलेगा। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मेंटेन्स ऑर्डर एंड कंट्रोल इन स्कूल। अगर स्ट्रॉन्ग एक डिसिप्लिन है तो ऑब्वियसली ऑर्डर कंट्रोल तो मेंटेन होता ही है। एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं हमारे वेलबींग के लिए, बच्चों के एजुकेशनल लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, उनका इम्प्लीकेशंस भी फिर अच्छे से होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग विदाउट अपोजिशन, कोई अपोजिशन नहीं है, सबकी राय नहीं लेनी है, क्योंकि जब सबकी राय लेने आप जाते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, सबके थॉट्स एंड आइडियाज़ अलग होते हैं, तो कोई अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं। फोकस ऑन नेशनल गोल्स अलाइंस एजुकेशन विथ नेशनल इंटरेस्ट। तो सिंस ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है जो एक नेशनल के लिए, अपनी नेशन के लिए बनाती है, नेशनल गोल्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, तो वो ईजिली यहाँ पर फोकस्ड होती है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको देख लेते हैं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ऑब्वियसली जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। आपको रूल्स बता दिए गए हैं, आपको वही फॉलो करना है, जो गाइडलाइंस दे दी गई हैं उन्हीं पर काम करना है। रेजिस्टेंस टू चेंज, द रिजिड सिस्टम मेक्स इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट न्यू एजुकेशनल ट्रेंड्स। सो समटाइम्स ये होता है कि न्यू एजुकेशनल ट्रेंड्स जो हैं उनको भी फॉलो करने में लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एक रिजिड करिकुलम फॉलो हो रहा है। पोटेंशियल और इंडोक्ट्रिनेशन, एजुकेशन में बी यूज टू प्रमोट ए स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा। तो समटाइम्स क्या होता है कि एजुकेशन के थ्रू खाली जो जिसने बनाया है, जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो खाली अपनी ही आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, या अपनी ही कुछ उसका उस पूरे के पीछे प्रोपेगेंडा है, उसको ही थ्रू एजुकेशन या थ्रू सेटिंग्स, प्लान्स, स्ट्रैटेजीज वो प्रमोट कर। तो क्लियर हो गई होगी ये, ठीक है। कंक्लूजन अगेन आप लिख देंगे, वैसे ही 3 to 4 लाइंस में इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ से जाकर भी इसको समझ लेंगे। चलिए, टीम बिल्डिंग इज एन एब्रीविएशन फॉर हाउ मेनी वर्ड्स। ये 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर से आपके सारे टॉपिक्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। प्लीज़ सारे वीडियोस को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और आपको एक बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम में देने के बाद, पेपर देने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ से मिले। क्लियर? टीम बिल्डिंग इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, टीम बिल्डिंग इज एन एब्रीविएशन फॉर हाउ मेनी वर्ड्स, एक्सप्लेन इट्स रोल इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। टीम बिल्डिंग पर एक क्वेश्चन आ गया है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स इन टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में कितने वर्ड्स हैं? टीम बिल्डिंग कोई एब्रीविएशन नहीं है किसी चीज़ का, इट इज़ अ फ्रेज कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। कौन से? एक टीम एंड बिल्डिंग, ठीक है। मीनिंग ऑफ टीम बिल्डिंग का क्या है? टीम बिल्डिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कोऑपरेटिव प्रोडक्टिव ग्रुप दैट वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। तो टीम बिल्डिंग कहाँ है भाई? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब ग्रुप ऑफ पीपल या मेंबर्स काम करते हैं विद कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, दिस इज अ टीम बिल्डिंग, ठीक है। इन एजुकेशनल सेटिंग्स इट कंसिस्ट ऑफ fostering collaboration among teachers, administrators, staff and
स्टूडेंट्स टू एनहेंस द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो टीम बिल्डिंग एज इन एजुकेशनल सेटिंग में कैसे काम करती है कि टीचर्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, सबका एक कोलैबोरेशन और टू एनहेंस द लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं रोल ऑफ टीम बिल्डिंग इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रमोट्स कोलैबोरेशन, रोल ऑफ एजुकेशन। ओके, प्रमोट्स कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। टीम बिल्डिंग एक कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इनकरेजेस टीम वर्क अमंग टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्लियर हो गया? टीम वर्क की एक भावना डेवलप होती है टीचर्स में, स्टूडेंट्स में और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एग्जाम्पल, टीचर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप अ न्यू करिकुलम। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। टीम बिल्डिंग है तो एक डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आती है। लाइक इंश्योर्स द मल्टीपल पर्सपेक्टिव आर कंसीडर्ड लीडिंग टू बेटर डिसीजंस। बहुत सारे आइडियाज़ एंड थॉट्स को लेकर उसके बाद एक बेटर डिसीजन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। लाइक अ स्कूल कमेटी इन्वॉल्व्स टीचर्स एंड स्टाफ टू प्लान एकेडमिक एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ हमें स्कूल में करानी है तो उनको सारे टीचर्स एंड स्टाफ से अगर डिस्कस करके हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेकर हम एकेडमिक को परफॉर्म करा सकते हैं इसको। Enhanced communication helps in reducing misunderstanding and promote transparency in administration. Communication इससे strong होता है. Regular staff meetings to discuss school policies and issues. Clear? Now, next points, increase efficiency and productivity. Team building से एक efficiency increase होती है, productivity increase होती है किसी भी objective या goal को achieve करने के लिए. Assigning task based on strength leads to better time management and effectiveness. Clear? Example, different teachers handling different extracurricular activities based on expertise. अपने अपने एक्सपर्टाइज पर जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो अपने अपने डिफरेंट टाइप के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सजेशन देते हैं और जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी, न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस जनरेट होते हैं। ठीक है। एनकरेजेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीचर्स एंड स्टाफ टू लर्न फ्रॉम ईच। टीम बिल्डिंग है, एक टीम में काम हो रहा है तो सभी एक दूसरे से बराबर सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से नहीं सीखता, हर आदमी को किसी ना किसी से सीखने को मिलता है। ठीक है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप्स फॉर टीचर्स टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट आता है बूस्ट मॉरल एंड मोटिवेशन। अ सपोर्टिव टीम environment leads to increased job satisfaction and motivation. Example, recognizing and rewarding the effect of teachers and staff. क्लियर हो गया होगा। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, अगेन टीम बिल्डिंग है, टीम मेंबर्स है, ग्रुप में काम हो रहा है तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सारे रिजॉल्व करना ईजी हो जाता है। इनकरेजेस ए पॉजिटिव अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पॉजिटिव एक अप्रोच आपकी जनरेट होती है जब आप टीम में काम करते हैं, टीम की भावना होती है, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मीडिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स और टीचर्स टू रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट। बातचीत करने से कहते हैं ना हर मुद्दा सॉल्व हो जाता है। अगेन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। यहाँ पर आप 3 to 4 लाइन्स बढ़ाकर लिख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका मैटर कम पड़ रहा है राइट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पूरे सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस